अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज इस दुआ के साथ करेंगे। ए खालिक़े अर्ज़ो समा, तुझे वास्ता हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक का, हमें दुनिया के तमाम मसाइब व आलाम से निजात अता फरमा। ए अल्लाह, मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में कश्मीर और फ़लस्तीन समेत दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों की मदद और नुसरत कर और उन्हें आज़ादी की नेमत से सरफराज फरमा। आमीन। सबसे पहले महंगाई की बात करें तो मुल्क में बढ़ती महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। गंदम और आटा की कीमतों को पर लग गए हैं। रोटी भी गरीब की पहुंच से बाहर हो गई है। परेशान हाल शहरियों का कहना है कि यहां कोई पुरसाने हाल नहीं, जब जो चाहता है अशिया की कीमत बढ़ा देता है। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल हुआ मुश्किल। आटे के बहरान और इसकी कीमतों में इजाफे से नया तूफान सामने आ गया, जिससे मसाइल ज़दा, महंगाई ज़दा अवाम सख्त परेशानी से दो चार हैं। हुकूमत के नोटिस पर नोटिस भी बेकार साबित हुए। वतन अजीज जो पहले ही मुताद्दिद बहरानों का शिकार था, अब आटे के बहरान ने खैबर से लेकर बोलान तक पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। अवाम जो पहले ही बढ़ती महंगाई के बोझ तले पिस रहे थे, अब आटे के हुसूल के लिए सरगर्दा हैं। पाकिस्तान जो एक ज़राई और गंदम पैदा करने वाला मुल्क है, इसे अब गंदम दरामद करने वाला मुल्क बना दिया गया है। मुल्क में वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद होने के बावजूद इसकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया, जिसके बाद आटे की कीमत भी बढ़ा दी गई, जिसका बराह रास्त असर आम आदमी पर पड़ा। आटा महंगा होने के बाद रोटी 12 रुपए, नान 15 और 18 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। गरीब अफराद का कहना है कि 2 वक्त के लिए रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया है। गुजारा कैसे होगा? गरीब के मुंह से रोटी का निवाला छीन लिया गया है। अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर इसका मदावा न किया और माफिया पर हाथ न डाला तो रोटी का इशू हुकूमत को एक नई गंभीर सूरत हाल से दो चार कर देगा। महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला दिन ब दिन इजाफे के साथ जारी है। क्या रोटी, क्या नान, कहां आटे की कीमत, चीनी, सब्जियां, सबके भाव हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे कामरान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे बात कर लेते हैं। कामरान, बताएगा, महंगाई आपे से बाहर होती जा रही है। जी बिल्कुल, महंगाई की बात की जाए तो दिन ब दिन महंगाई में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। हुकूमती दावे जो हैं वो महंगाई में कमी के हैं, लेकिन हालात जो हैं वो मार्केट में उसके बरक्स नजर आते हैं। रोटी, नान, आटा, चीनी, गोश्त, सब्जियों तक की बात की जाए तो सबकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। अभी भी मैं मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है वो गोश्त, जो ब्रायलर मुर्गी का रेट है वो 220 रुपये किलो है। इसी तरह से टमाटर की बात की जाए तो 80 से 100 रुपये फी किलो बिक रहे हैं। रोटी की बात की जाए तो 12 रुपये की पतीली रोटी जो है वो दस्तयाब है मार्केट में, आम मार्केट में, जहाँ से तंदूर से हम जो है वो शहरी खरीदते हैं। इसी तरह नान की बात की जाए तो 15 रुपये का नान है। कुलचे की बात की जाए तो 18 रुपये का जो कुलचा है वो दस्तयाब है। चीनी की बात की जाए तो 100 रुपये तक जो है वो इस्लामाबाद में चीनी दस्तयाब है। तो हर चीज़ की कीमत जो है वो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। आम आदमी जो है वो इस महंगाई की वजह से शदीद परेशान है। ये एक भाई मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे मार्केट में खरीदारी के लिए। इनसे बात कर लेते हैं कि महंगाई ने इनको किस कदर मुतासर किया है। बताइएगा जी कि महंगाई है या नहीं? सर, इतनी महंगाई है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है बिल्कुल, और ये हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। किन मानो कि हमने इतना जो सोचा था, अभी मेरे घर का 10,000 रुपये किराया है, मालिक मकान 24 घंटे में 800 रुपये का मजदूर हूँ, 800 रुपये दिहाड़ी लेता हूँ। सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक जो है ना कोई पुरसाने हाल नहीं है इस हुकूमत की, बिल्कुल बुरी तरह नाकाम हो चुका है। आटा जो है ना, आटे का तो पूछ ना, 1500, 1600 रुपये बूरी है। 20 किलो के तेला जो है ना 1500, 1600, 1700 रुपये तेला बिक रहे। आटा जो है ना, पतीली रोटी अगर खाएं तो वो भी 15 रुपये का एक रोटी होगी। हर चीज़ महंगी हो गई है। आटे के थैले की बात की, ये एक मजदूर हैं जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, 800 रुपये इनकी दिहाड़ी है और वो बुरी तरह जो है वो पिस चुके हैं महंगाई की वजह से। और हुकूमत की तमाम तर कारकर्दगी को जो है वो नाकामी कह रहे हैं। यही हाल जो है वो हर शहरी का है। यहाँ पे इस्लामाबाद में ये सूरत हाल है तो मुल्क के बाकी शहरों में जो महंगाई की क्या सूरत हाल होगी इसका अंदाज़ा जो है वो आप खूब ही लगा सकते हैं। जी, कामरान चौधरी इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि लाहौर में चीनी का बहरान सर उठाने लगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से चीनी गायब है। जहां दस्तयाब है वहां सरकारी निर्खनामे के मुताबिक फरोख्त नहीं की जा रही। मजीद सूरत हाल जानते हैं इजलाल हैदर से। इजलाल, बताएगा, दुकानदारों का क्या कहना है, क्यों चीनी मौजूद नहीं है? जी, शहरी लाहौर में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और जिन इलाकों में चीनी दस्तयाब भी है तो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक उसकी फ़रोख्त नहीं की जा रही। मुख्तलिफ इलाकों में शहर के जो चीनी फ़रोख्त की जा रही है वहाँ चीनी की जो कीमत है वो 100 रुपये से भी तजावुज़ कर चुकी है। बाज़ इलाकों में 80 से 85 और बाज़ जगहों पर 100 से भी ज़ायद रुपए लिए जा रहे हैं, लेकिन बेशतर इलाकों में चीनी दस्तयाब ही नहीं है। शहरी जो हैं जगह जगह
मारे मारे फिर रहे हैं कि शायद उनको चीनी मिल जाए। वैसे सरकारी तौर पर 70 रुपए इसका निर्ख मुकर्रर किया गया था। दुकानदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं जी आप बताइएगा कि चीनी क्यों इस वक्त दुकानों पे मौजूद नहीं है, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और 70 रुपए किलो पे क्यों नहीं आप फरोख्त करते? सर जी, इसकी वजूहत यह है कि गवर्नमेंट जो है वो जो चीनी का रेट बता रही है ना, वो 70 रुपये उन्होंने निकाला है। लेकिन कहने का मकसद यह है कि पीछे से जो स्टॉकी है या चीनी फरोख्त करने वाले हैं वो इस रेट पे हमें, जाहिर बात है हम एक चीनी लेके आ रहे हैं, उसका किराया भी निकालना है, को हमें को 60-65 मिलेगी, आगे को 70 रुपये तक बेच सकते हैं ना। अगर वो एक चीनी हमें 90, 92, 95 मिले, 36-37 रुपये का तोड़ा था इससे पहले की बात है, 2-4 दिन पहले की बात। उसके बाद बढ़ता अब तक इस टाइम हाजिर मौके इसका रेट 4550, 4700-4600 तक रेट है। तो वो ऊपर से सबसे हमें मसला इस बात का है कि अल्लाह आपका भला करे कि चीनी है ना 100 रुपये हम बेचते हैं, वो कस्टमर हमें एतराज़ करता है जी गवर्नमेंट ने 70 रुपये रेट निकाला है। वो क्यों निकाला है? गवर्नमेंट अपनी जगह पे निकाल दे रेट, लेकिन हमें उस हिसाब से मिले भी तो हम आगे फरोख्त करें ना। जिस होलसेल दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं और उनका यही कहना है कि जो चीनी है वो इनको जहां पीछे मार्केट है वहां से ही जो उनको सस्ती नहीं मिल रही, और जो 3600 रुपये का तोड़ा था चीनी का 50 किलो का, उसकी अब कीमत इस कदर बढ़ चुकी है कि अब उनकी ख़रीद में नहीं है और इसलिए चीनी जो है यहाँ मौजूद नहीं है, और ना ही चीनी ये 90 रुपये किलो से कम फरोख्त कर सकते हैं, जबकि सरकारी तौर पर जो चीनी के निर्ख है वो 70 रुपये किलो दरामद करवाया जा रहा है। लेकिन आम मार्केट में जहाँ ज़्यादातर शहरी आम दुकानों से खरीदारी करते हैं वहाँ पर चीनी जो है मौजूद ही नहीं है, और अगर चीनी मौजूद है भी तो 90 से 100 रुपए किलो और बाज़ जगहों पर उससे भी ज़ायद। इजलाल हैदर, आप लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोयटा में चीनी माफिया फिर सरगर्म, ओपन मार्केट में फी किलोग्राम चीनी की कीमत 95 रुपए मुकर्रर कर दी गई। शहरी कहते हैं कि सूबाई हुकूमत सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने और अशाए खुर्दनोश की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के हुकूमती दावे बेसूद साबित हो रहे हैं। शहर में बुनियादी जरूरत की दीगर अशाए खुर्दनोश की तरह चीनी माफिया ने एक बार फिर हुकूमती अहकामात हवा में उड़ाते हुए चीनी की कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया है। शहर के ओपन मार्केट में सरकारी नरखनामे के बजाय फी किलोग्राम चीनी 95 रुपए फरोख्त की जा रही है। यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन का उनका ताल्लुक है कि वो इसको SOPs को भी फॉलो नहीं कर पा रहे कोरोना की, और दूसरा महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो आपकी बात बिल्कुल बजा है, बिल्कुल हकीकत है कि हमारे एक आवाम जो गरीब आवाम है उसके बस से महंगाई का जो भूत है वो दूर निकल गया। इंस्पेक्टर या इस रैंक का कोई बंदा होता है जो विजिट करता है डेली बेसिस पे मार्केट रेट को चेक करने के लिए, तो मैं समझता हूँ उनको ये चाहिए कि इस यहाँ पे ये बड़ी मार्केट है, यहाँ अपना एक आदमी डिप्यूट करना चाहिए जो डे टू डे विजिट करे और इन चीज़ों को चेक करे, और उससे ये फायदा होगा कि आवाम तक जो है वो एक मुनासिब कीमत या मुनासिब रेट पे हर चीज मुहैया होगी। कोयटा में शहर के मरकजी हिस्से समेत अक्सर नवाही इलाकों में दुकानदार सरकारी नरखनामे पर कोई अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब शहर के अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स में भी चीनी, आटा और दीगर बुनियादी जरूरत की अक्सर अशय खुर्दनोश दस्तियाब नहीं है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। सिंध हाईकोर्ट ने कराची में दूध की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त पर कमिश्नर कराची से दूध की कीमतों से मुताल्लिक मुकम्मल तरीक़ाकार तलब कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। आज बिल्कुल, आज कराची में दूध की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। समाअत के दौरान अदालत ने कमिश्नर कराची से दूध की कीमतों से मुताल्लिक मुकम्मल तरीक़ेकार तलब कर लिया है, जबकि अदालत का ये कहना है कि बताया जाए कि दूध की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा अदालत ने ये भी कहा कि अगर दूध की कीमतों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हर चीज के रेट बढ़ जाएंगे। अदालत ने अपने रिमार्क में ये भी कहा है कि कल को जिसका दिल चाहे वो अपनी मर्जी से अपनी हर चीज के रेट बढ़ा देगा। जस्टिस मोहम्मद अली वज़ीर ने ये रिमार्क दिए हैं कि हम देखना चाहते हैं कि कमिश्नर ऑफिस दूध की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम कर रहा है। दूध की 3 लीटर कीमत क्या कीमत मुकर्रर की गई है। जस्टिस मोहम्मद अली वज़ीर ने जो है कमिश्नर कराची और दीगर हुकाम से जवाब तलब किया, और अदालत में कहा गया असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से कि दूध की कीमत 3 लीटर 94 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि जो लोग जायद कीमतों पर दूध फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ
कार्रवाइयां भी की जा रही हैं और रोजाना की बुनियाद पर मुनाफाखोरों के खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं। उनके जो है दुकानें सील की जाती हैं और उनके चालान भी किए जाते हैं। अदालत ने आइंदा समात पर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन और दूध की कीमतों का तयन करने के लिए तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को भी अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। जी, अदालत ने आइंदा समात पर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन और स्टेक होल्डर्स को पेश करने का हुक्म जारी किया है। बहुत शुक्रिया अशरफ, आप अपडेट कर रहे थे। गर्मी में इजाफे के साथ ही पेशावर में बर्फ की मांग में इजाफा हो गया, मगर महंगाई और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से बर्फ काफी मन 1100 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। मजीद जानते हैं अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें मुल्क में महंगाई की लहर में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जहां पर पहले दीगर अशियाए खुर्दनोश की चीज़ें जो थी वो आसमान से बातें कर रही थी, तो वहीं पर गर्मी के जोर को ख़त्म करने के लिए बर्फ़ की कीमत में भी हम इजाफा देखने में आ रहे हैं। हम ईद उल अज़हा के बाद 1400 रुपये में फ़ी मन जो बर्फ़ है वो फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, मेरा कैमरामैन अगर आपको बता सके तो मेरे अकब में ही बर्फ़ की जो है वो शॉप है। यहाँ से जो शहरी हैं वो बर्फ़ जो है वो ख़रीदना फ़रोख्त करते हुए दिखाई देते हैं। मगर एक तरफ जहाँ पर बर्फ़ की किल्लत जो है वो पैदा हो गई है, तो वहीं पर दूसरी जानिब जो है वो पहले 20 से 30 रुपये में बर्फ़ फ़रोख्त हो रही थी, मगर अब दुकानदार या बर्फ़ फ़रोश जो है वो भी 50 रुपये से कम बर्फ़ जो है वो फ़रोख्त नहीं कर रहे। एक बड़ी वजह यह है कि पेशावर शहर में जो गैर इनालिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से जो बर्फ़ है वो नहीं बन रही, जिसकी वजह से भी जो बर्फ़ की किल्लत जो है वो पैदा हो गई है। और जो बर्फ़ बेचने वाले हैं उनके मुताबिक अब 10 और 20 रुपये में बर्फ़ फ़रोख्त करना जो है वो उनके लिए मुमकिन नहीं है। इसी वजह से जहाँ पर बर्फ़ की कीमतें में इजाफा हुआ है, तो वहीं पर जो 20 से 30 रुपए में बर्फ फरोख्त करने वालों पर भी बर्फ बंद कर दी गई है। अदनान शाहिद, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत देर की मेहरबान आते आते वजीर आला पंजाब ने आटा और चीनी के निर्खों में खुद साख्ते इजाफे पर इज़हार बरहमी करते हुए खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हिदायत की कि आटे चीनी की सप्लाई को बेहतर बनाने और मुकर्रर करदा निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाई जाए। महकमे खुराक नजरसानी करे कि आटे और चीनी की मुनासिब सप्लाई की कीमत होनी चाहिए। आटे और चीनी की दस्तयाबी में किसी किस्म का ताअत्तुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरकारी निर्ख से जायद पर चीनी और आटा फरोख्त की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर आला ने सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को मरासला भी जारी कर दिया। मरासले के जरिए उस्मान बुज़दार ने सीनियर वजीर को डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के दौरे करने की हिदायत कर दी। वजीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि सीनियर वजीर आटे और चीनी के स्टॉक, सप्लाई और निर्खों का जायजा लें। हफ्तावार रिपोर्ट वजीर आला ऑफिस जमा कराई जाए। अशिया की कीमतें अपनी मर्जी से बढ़ाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। रावलपिंडी में टाइगर फोर्स कारकुन आपे से बाहर हो गए। भरे बाजार में दुकानदार पर तशद्दुद, मारपीट की फुटेज मंजरे आम पर आ गई। टाइगर फोर्स कारकुन के तशद्दुद से दुकानदार मुस्तफा कियानी जख्मी हो गया है। रावलपिंडी में टाइगर फोर्स कारकुन आपे से बाहर हो गए। भरे बाजार में दुकानदार पर तशद्दुद, मारपीट की फुटेज मंजरे आम पर आ गई। टाइगर फोर्स का रुकन तशद्दुद से दुकानदार मुस्तफा कियानी जख्मी हो गया। मामला डीसीओ और सीपीओ के पास पहुंच गया है। रावलपिंडी में टाइगर फोर्स कारकुन आपे से बाहर हो गए। भरे बाजार में दुकानदार पर तशद्दुद और मारपीट की फुटेज मंजरे आम पर आ गई। टाइगर फोर्स कारकुन के तशद्दुद से दुकानदार मुस्तफा कियानी जख्मी हो गया। साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर रमजान शुगर मिल्स केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने रेफरेंस की समात 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी। नैब जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने करोड़ों रुपए की करप्शन की। शहबाज शरीफ ने अदालत में सफाई देते हुए कहा कि ये एक झूठा केस है। मैंने पंजाब की 12.5 साल खिदमत की, अवाम के मफाद के लिए चाइना या दूसरे ममालिक के दौरे किए, अपने दौरे इक़्तिदार में सरकार से गाड़ी तक का पेट्रोल नहीं लिया। एक जानिब खरबों रुपए के मंसूबों में अरबों रुपए बचाए और दूसरी तरफ एक गंदे नाले केस में झक मारूंगा। लीगी रहनुमाओं के एहतसाब अदालत से कबल एमओ कॉलेज से सिविल सेक्रेटरीट चौक तक मुकम्मल बंद कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान अदालत के बाहर जमा हुए और पार्टी रहनुमाओं के हक में शदीद नारेबाजी भी की। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर।
और नैब ने नून लीग क़यादत के गिर्द घेरा तंग कर दिया। नैब ने मरियम नवाज को 11 अगस्त को पेश होने की हिदायत जारी कर दी हैं। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। नबील, मरियम नवाज पर क्या इल्जाम आयद हुआ है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की जानिब नैब की तरफ से और मजीद घेरा तंग कर दिया गया। अब से कुछ देर पहले शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद की गई और अब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मरियम नवाज को नैब की लाहौर की जानिब से 11 अगस्त का जो बुलावा आ गया है, जबकि नैब जराये के मुताबिक मरियम नवाज पर इल्जाम आयद किया गया कि मरियम नवाज को 200 कनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर अपने नाम करने के इल्जाम में नैब लाहौर की जानिब से तलब किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक और मुश्किल में इजाफा हो चुका है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज को नैब लाहौर की जानिब से 11 अगस्त को 200 कनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर अपने नाम करने के इल्जाम में जो है 11 अगस्त को तलब कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया नबील, आप अपडेट कर रहे थे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नैब में तलब। नैब ने 12 अगस्त को पेश होने की हिदायत जारी कर दी। बुज़दार को शराब के लाइसेंस गैर कानूनी इजरा करने पर तलब किया गया है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नैब में तलब। नैब ने 12 अगस्त को पेश होने की हिदायत जारी कर दी। बुज़दार को शराब के लाइसेंस और गैर कानूनी इजरा करने पर तलब किया गया है। नैब रावलपिंडी ने LNG स्कैंडल में जिमनी रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल समेत 15 मुल्जिमान के खिलाफ दायर किया गया है। शेख इमरानुल हक, अब्दुल समद दाऊद, हुसैन दाऊद और शाहिद खाकान के बेटे अब्दुल्ला खाकान भी मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल हैं। चेयरमैन नैब ने रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी थी। कबल अज़ीं एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में LNG रेफरेंस की समाअत हुई। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी अदालत में पेश हुए। रेफरेंस के शरीक मुल्जिमान की हाजिरी लगाई गई, ताहम जज आजम खान की रुख्सत के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। अदालत ने LNG रेफरेंस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत और नैब पर शदीद तनकीद। बोले, मौजूदा हुकूमत में इदारे तबाह हो गए, कोई काम करने को तैयार नहीं। नैब को खत्म करें वरना यह मुल्क को खत्म कर देगा। कोई शख्स भी हुकूमत को लिए काम करने को तैयार नहीं है और हुकूमत का हर इदारा, हर शोबा आज जवाल पजीर है, तबाह हो रहा है और पाकिस्तान के अवाम परेशान है। ये हकायक है नैब के, तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि रेफरेंस आएगा, उसकी हकीकत भी आपके सामने इंशाल्लाह बयान करेंगे जब वो रेफरेंस आया। इसको कोई एक जमात नहीं कर सकती, इसको कोई एक हुकूमत नहीं कर सकती जब तक इस पे सबका एग्रीमेंट नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर के बाद फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। अदालत ने दरखास्त पर हुक्म जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट में मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स में पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ केस की समाअत हुई। सलमान न्याजी एडवोकेट ने अदालत को बताया कि पॉलीथीन बैग से निकासी का सिस्टम मुतासिर हो रहा है। महकमा माहौलियात अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर रहा। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि DG माहौलियात अदालती हुक्म पर मिनो अन अमल करवाएं। पॉलीथीन बैग्स नजर नहीं आने चाहिए। अदालती हुक्म पर अमल न करने वालों को नताइज भुगतना होंगे। लाहौर हाईकोर्ट में साफ पानी को महफूज बनाने और माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालती हुक्म पर जुडिशियल वाटर कमीशन की कारकर्दगी रिपोर्ट वाइस चेयरमैन LDA के हवाले। अदालत ने वाइस चेयरमैन LDA को अमल दरामद रिपोर्ट समेत आइंदा हफ्ते को तलब कर लिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत की। अदालती हुक्म पर वाइस चेयरमैन LDA पेश हुए। अदालत ने वाइस चेयरमैन LDA से इस्तफसार किया कि क्या आपने जुडिशियल वाटर कमीशन की कारकर्दगी रिपोर्ट देखी है। वाइस चेयरमैन ने कहा कि वो जुडिशियल वाटर कमीशन की कारकर्दगी से आगाह हैं। अदालती हुक्म पर फोकल पर्सन ने जुडिशियल वाटर कमीशन की कारकर्दगी रिपोर्ट वाइस चेयरमैन LDA के हवाले की। अदालत ने हिदायत की कि इस रिपोर्ट को अच्छी तरह पढ़ें और फिर अदालत की मुआवनत करें। वाइस चेयरमैन ने कहा कि अदालती हुक्म पर मिनो अन अमल होगा। जुडिशियल वाटर कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी ने तारीखी इकदाम किए। अदालत ने वाइस चेयरमैन LDA को अमल दरामद रिपोर्ट समेत आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात देने के खिलाफ दरखास्त पर अबूरी फैसला जारी कर दिया। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा और असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के को इजहार वजूह के नोटिस जारी किए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने तनवीर अब्दुल्ला की दरखास्त पर अबूरी हुक्म जारी किया। अदालत ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा और कमिश्नर लाहौर डिवीजन वजाहत करें कि क्यों न उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत के इल्म में
लाया गया है कि कुछ अफसरान ने अदालती हुक्म के बावजूद मजिस्ट्रेट्स के इख्तियारात का इस्तेमाल किया। अदालती हुक्म के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर अफसरान का फर्ज था कि नया नोटिफिकेशन जारी करते। बादियों नजर में लगता है कि हुकूमत अदालती हुक्म पर अमल दरामद में नाकाम रही है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी अदालती हुक्म की सरीहन खिलाफ वर्जी है। तमाम सरकारी अफसरान अदालती हुक्म पर सूबे में अमल दरामद न होने के हवाले से वजाहत पेश करें। अदालत ने IG जेल खाना जात से भी कैदियों की तफसीलात तलब कर ली। मौसम की बदलती रुतों की बात करते हुए शहर कायद वालों के लिए खबर है कि तैयार हो जाएं। मौसम का हाल बताने वालों ने आज से 3 रोज तक मूसलाधार बारिश की नवीद सुना दी है। साथ ही अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी जाहिर कर दिया है। शहरियों को महतात रहने की हिदायत है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का एक और स्पेल शहर कायद और सूबे में जल्द थल एक करने को तैयार है। आज से हफ्ते के रोज मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिसके नतीजे में अर्बन फ्लड का खदशा है। आज शाम या रात को खलीज बंगाल से हवा का दबाव सिंध में दाखिल होगा, जिसके बायस कराची, हैदराबाद और सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बारिश और खुशगवार मौसम का सुनकर शहरी जहां खुश हैं, वहीं ये फिक्र भी दामनगीर है कि कहीं गुज़िश्ता बारिशों की तरह ये रहमत भी बद इंतजामी के बायस जहमत न बन जाए। कई दिनों तक पानी में महसूर रहने वालों को भी मुस्तकबिल की फिक्र सताने लगी है। बारिशों के बायस अपना सब कुछ गंवाने वाले भी परेशान हैं। कराची में बारिश से कबल आंधी के चलने का भी इम्कान है, जिससे हवाएं 36 से 54 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं, जबकि सिंध की साहिली और ज़ेरी इलाकों में बिजली गिरने के वाक़यात भी हो सकते हैं। महकमा मौसमियात ने अपील की है कि बारिश के दौरान खुले मैदान में जाने से गुरेज करें और मवेशियों को भी खुले में ना छोड़ें। मौसम का हाल बताने वालों ने अगरचे पहले ही खतरे की घंटी बजा दी है, लेकिन इंतजामिया की तैयारियों पर शहरियों ने कई सवालात उठाए हैं। उनका कहना है कि नालों की सफाई तो जारी है, लेकिन शहर की सफाई के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। हुकूमत को अवामी मसाइल के हल में कोई दिलचस्पी नहीं। कराची में रवामा बारिश के 3 स्पेल आएंगे। बारिश का पहला सिस्टम आज शहर कायद में दाखिल होगा, जो 7 से 9 अगस्त तक बारिशों का बाइस बनेगा, जबकि दूसरा स्पेल 15 अगस्त को बारिश बरसाएगा। बारिश का तीसरा स्पेल 24 अगस्त से कराची के बासियों का इम्तिहान लेगा। कराची में फिर सावन बरसने लगा। लासी गोट में रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। मजीद जान लेते हैं शहजादा मोइन से। शहजादा मोइन, कराची के कौन कौन से इलाके हैं जहां पर बारिश बरस रही है? जी बिल्कुल, देखें चौथे स्पेल का जो है आज से आगाज होना है और अब जो है मुख्तलिफ इलाकों में कराची के जो है बूंदाबांदी और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर कबल जो है लासी गोट में, नॉर्थ काजाबाद, औरंगी टाउन में हल्की बूंदाबांदी और कहीं पर तेज बारिश जो शुरू हुई, जिससे जो है मौसम जो है खुशगवार हो गया। और उसके बाद जो है कराची वालों की खुशियां थी, इंसान वो रोडों पर निकल आए, बच्चे निकल आए और उस मौसम को एंजॉय भी करते रहे। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो कराची के अंदर जो है 38 नाले, बड़े नाले हैं, उनकी सफाई का सिलसिला भी एसएचओ की जानिब से जारी है। लेकिन हेवी मशीनरी जरूर मौजूद है कराची के अंदर, लेकिन वो नालों की सफाई करते हुए तो नजर आ रही है। लेकिन जो छोटे मोटे जो नाले हैं उसकी सफाई नहीं हुई है, क्योंकि इलाकों के अंदर जो छोटे मोटे नाले हैं जो बड़े नालों को टच करते हैं उनकी सफाई नहीं हुई, तो वो ज्यादा जो है मुतासिर कर सकते हैं। क्योंकि पिछली दफा देखा गया है कि जो बारिश हुई थी और बारिश होने के बाद जो खासकर औरंगी टाउन का एरिया, सरजानी टाउन का एरिया, वो सैलाबी मंजर पेश कर रहा था, जिससे कई जानें भी जाया हो गई थी। और आपने देखा कि पिछले दिनों ये भी हुआ कि एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो नालों में गिर गया और हलाक हो गया था। इसके अलावा आपको बात करें अगर बारिशों के सिलसिले से, तो आज शाम से जो है बारिशों की शिद्दत में तेजी आएगी, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी, जिसकी शिद्दत में जो है कल सुबह से जो है बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा और ये हफ्ते तक जो है ये सिलसिला तेज बारिश का जारी रहेगा। जी, हफ्ते तक तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। शहजादा मोइन, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद शामिल करेंगे चेयरमैन पीएसपी का बयान। मुस्तफा कमाल ने कहा है कि कराची में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। नालों की सफाई जैसे मसले पर वजीर आजम को नोटिस लेना पड़ा। कराची का सबसे बड़ा मसला इस शहर को तकसीम करना है। कराची की तकसीम मंजूर नहीं। कराची को तकसीम करने वालों ने सिंध की तकसीम की बुनियाद डाली। मुल्क की इंतजामिया, हुकूमत शायद ही किसी शहर के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार किए हुए हो या इस तरह गवर्नेंस चला रही हो कि जहां पर अपनी ही पोटेंशियल को खुद खत्म किया जा रहा हो। पाक सरजमीन पार्टी पहले दिन से इन तमाम बातों को उजागर करती चली आई है और बताती चली आई है। मैं आज आपके जरिए, आपको पता है कि कराची इस वक्त
कोई इसमें गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। आपको पता है कि एक नालों की सफाई जैसे इशू के ऊपर वजीर आजम को नोटिस लेना पड़ा है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, और साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को ये टास्क किया है कि वो इसकी सुपरविजन करें। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा डिजास्टर है मुल्क के लिए कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को नालों की सफाई के लिए बुलाया जाए। ये इटसेल्फ बहुत बड़ा डिजास्टर है। कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने इस कराची को तकसीम कर दिया है। हमने इस कराची को तकसीम कर दिया है। हमने एक कराची जो एक डिस्ट्रिक्ट होता था, हमने इसको 6 डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम कर दिया है। कराची में बिजली बंदिश ने अवाम को शदीद गर्मी में दोहरे अजाब में मुब्तला कर रखा है। लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। कोरोना की वजह से घरों में मुकीद शहरी बिलबिला उठे हैं। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, जानते हैं अता हुसैन से। अता, शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है? जी देखिए, बिल्कुल कराची में के इलेक्ट्रिक की हरदर्मी जो है वो बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर लोड शेडिंग का सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है। जो इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर है उसमें लियारी है, मलिर है, कोरंगी है, लांडी है, बफर जोन है। इसके अलावा जो है इंचोली, अजीजाबाद, जमशेद रोड, लाइन्स एरिया, यहाँ भी जो है बिजली की आग मचोली का सिलसिला जारी है। हमारे साथ यहाँ पे चंद शहरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको कितनी मुश्किलात पेश आ गई है, लोड लाइट नहीं होती है। जी बहुत मुश्किलात है, बहुत मुश्किलात है। बस 1 घंटा लाइट होती है, 2 घंटा नहीं होती। लाइट ना होने से जो है काम पे भी इनके असर पड़ रहा है। जबकि हमारे साथ एक और भी शहरी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। आप मुझे बताएंगे कि कितनी लाइट जा रही है, गैर लानी लोड शेडिंग कितनी होगी, और फिर साथ ही जो है ओवर बिलिंग का भी मसला आ रहा है, क्या कहेंगे? भाई मैं क्या बताऊं कि माशाल्लाह पूरा कराची इस बात से वाकिफ है कि किस तरह ये जुल्म हो रहे हैं। समझे, 5 मिनट के लिए आती है, 1 घंटे के लिए चली जाती है, 1 घंटे के लिए आती है, 5 घंटे के लिए चली जाती है। इसकी कोई टाइमिंग भी नहीं है। आपने उनकी बात सुनी, इनका यही कहना था कि 8 से 10 घंटे जो है लाइट नहीं होती है, गैर एलानिया लोड शेडिंग है। जबकि के इलेक्ट्रिक के अफसरान को भी कहा जाए, उनको कंप्लेन की जाए तो वो भी वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती। कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप मुझे बताएंगे कि कितनी मुश्किलात पेश आती हैं, लाइट नहीं होती, घर की चीज़ें ख़राब हो गई हैं। ओवर बिलिंग का सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पे आ रहा है कि एक तो 10 घंटे लाइट नहीं होती, ऊपर से जो है वो 20-20, 25-25 हज़ार रुपये ओवर बिल कर देते हैं। तो उस पर क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपके SHTV को खुशामदीद करता हूँ। लियारी में से आप आए हैं, लियारी की आवाज़ मैंने। के इलेक्ट्रिक तो एक मतलब क्या कहते हैं आती है, उसका कोई लगाम देने वाला है नहीं है। जनरल मुशर्रफ के दौर पे भी के इलेक्ट्रिक को जो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया हुआ था, उसके वजह से लियारी में तो मतलब कहीं 2.5 घंटे 3 घंटे मतलब लोड शेडिंग इतनी है कि पूछो नहीं। बिल्कुल, आपने इनकी भी बात सुनी। इनका यही कहना है कि इलेक्ट्रिक जो है बेलगाम हुई है, उसको कोई लगाम देने वाला नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि इलेक्ट्रिक को लगाम दी जाए ताकि बिना किसी तातुल के जो है इनको बिजली फराहम हो सके। अता हुसैन, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। उधर पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम परेशान है। शहरी कहते हैं गांव हो या शहर, बिजली गायब होना मामूल बन गया है। लोड शेडिंग की वजह से घरों में पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं। लोड शेडिंग तो गाँव में छोड़ो, शहर में बिजली नहीं है। गांव में जितने फ्रिज है ना, इसमें सारे गोश्त तबाह हो गए। 1 घंटे के लिए बिजली आता है और 3 घंटे के लिए जाता है। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग है। 14 से 18 घंटे लोड शेडिंग। अब गर्मी में इजाफा होता है तो लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। रात को नींद नहीं सो सकते। शेडिंग का तो कोई पता नहीं कि लाइट किस टाइम आ रही, किस टाइम जा रही है। 1 घंटे के लिए आती है, 3-3, 4-4 घंटे लाइट नहीं होती है। हमें बहुत मुश्किलात का सामना है। जब हम घर थके हुए आते हैं तब भी लाइट नहीं होती। आपको खबर दें कि वजीर आजम की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास में 4 वज़रा आला शरीक, वफाकी वज़रा, अटॉर्नी जनरल समेत दीगर आला हुकाम शरीक। मज़ीद जान लेते हैं ऑन शिराजी से। ऑन, आगाह कीजिएगा। जी काशिफ, बिल्कुल वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का अहम इजलास जो है इस वक्त हो रहा है। इजलास में चारों सूबों के वज़ाए आला, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और दीगर अहम हुकूमती हुकाम जो है वो शरीक हैं। इसमें जो है सूबों की हालिया कारकर्दगी जो है खास करके कोरोना वायरस के हवाले से, उस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। और उसके साथ साथ के जो SOPs है उनके तहत बाकी
जो रेस्टोरेंट्स और शादी हाल्स और इस तरह की वो तमाम सनतें जो अभी तक बंद हैं उनके खोलने के हवाले से सूबे अपनी तजावीज़ दे रहे हैं, जिसके बाद हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अंशरासी आपका। मुल्तान में कम उम्र गैर तरबियत याफ्ता और बगैर लाइसेंस होल्डर्स चिंगची रिक्शा ड्राइवर्स ने शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। कम उम्र ड्राइवर्स का खवातीन सवारियों के साथ नामुनासिब सलूक से सभी आजिज आ चुके हैं। मजीद जान लेते हैं अहमद काशिफ से। जी अहमद काशिफ। जी बिल्कुल, मुल्तान में चिंगची रिक्शा की बढ़ती हुई तादाद और ख़ास तौर पर गैर तरबियत याफ्ता बगैर लाइसेंस के जो ड्राइवर हैं वो शहरियों के लिए दुगना अजाब का सबब बन रहे हैं। सूरत हाल ये है कि इस वक्त हम मौजूद हैं चौक कुमारा वाला पर और मेरे अगम में भी इस वक्त कुछ चिंगची रिक्शा जो है वो बखूबी देखे जा सकते हैं, जहाँ जी चाहे रोक लेते हैं अपनी इस चिंगची रिक्शे को और ज़बरदस्ती सवारियों को बिठाने की कोशिश करते हैं, ट्रैफिक रोकने का सबब बनते हैं। इस वक्त भी देखा जा सकता है कि ये 3-4 रिक्शे वाले अपनी मनचाही जगहों पर जैसे जी चाहता है रुक जाएंगे और इसके साथ साथ ना तो एक तो ये कि ट्रैफिक को रोकने का सबब बनते हैं और ख़ास तौर पर वो ख़वातीन मुसाफिर के जो जा रही हों उनको ज़बरदस्ती हरासा करना, उनको ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश करना और ख़ास तौर पर लाउड आवाज़ में म्यूज़िक चलाना, गैर इखलाकी गाने और इस किस्म की कई हरकतें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से ख़वातीन मुसाफिरों को भी और जो यहाँ से गुजर रही हैं उनके लिए भी काफ़ी परेशानी का सबब बनते हैं। इनके खिलाफ एक मुहिम चलाई गई थी इंतज़ामिया की जानिब से, काफ़ी बेहतरी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद उस मुहिम के ठंडा होने के बाद फिर वही सूरत हाल है और आवाम का मुतालबा है कि इस हवाले से इंतज़ामिया को और ट्रैफिक पुलिस को इस हवाले से इक़दाम करने की ज़रूरत है। अहमद काशिफ, आप मुल्तान से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत ने भरपूर कोशिश की कि मुबाहिसा ना हो मगर नाकाम रहा। सलामती काउंसिल को खत में बताया कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बिगड़ रही है। अपने एक बयान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत ने पूरे खत्ते के अमन व अमान को दाव पर लगा दिया। सलामती काउंसिल से दरखास्त की मसला कश्मीर फौरी ज़ेर बहस लाया जाए। 72 घंटे में कश्मीर पर इजलास बुलाने और बहस पर मशकूर हूं। 15 में से 14 मेंबर ममालिक ने बहस में हिस्सा लिया। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि कश्मीर को अंदरूनी मसला करार देने के भारतीय तासुर की नफी हुई। सलामती काउंसिल एजेंडे ने वाजे कर दिया कि आलमी नौयत का मसला है। 55 साल के बाद यह मसला तीसरी बार सलामती काउंसिल में जेर बहस आया। देखने की बात यह है कि मुबाहिसा 5 अगस्त के अहम दिन मुनाकिद हुआ। यह पाकिस्तान के लिए एक और सिफारती कामयाबी है। पूरी कौम का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हर सतह पर जुलूस निकाले। पहली बार सलामती काउंसिल के 1 साल में मकबूजा कश्मीर पर 3 इजलास हुए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक यकज़बान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर पर भारतीय फौजी महासरे के 1 साल मुकम्मल होने पर स्पेन में तकरीब का एहतमाम किया गया। यूनान कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर मुनफरिद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। जाम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से स्पेन के शहर बार्सिलोना में नदाए मिल्लत एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इन्नेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी अफराद ने शिरकत की। तकरीब में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान इमरान अली चौधरी ने खुसूसी शिरकत की। प्राइम मिनिस्टर इमरान वार्नड दैट मुस्लिम्स विल बी किल्ड इन इंडिया एंड ही सेड देन दे विल नॉट रिस्ट्रेन देमसेल्व्स। ये साइकिल रुकेगा नहीं। ये जो चाइनीज ने उनको मारा है इसके अंदर कश्मीरियों का खून शामिल है। ना आर्टिकल 370 होता, ना ये अपनी हदूद से आगे निकलते, नॉर वुड द चाइनीज हैव एडवांस्ड। मुकर्रीन का कहना था कि भारत ने मजलूम कश्मीरियों के इस्तिस्वाब राय और हक़ खुद इरादियत को मसल कर रख दिया है। मुकर्रीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन के दावेदारों से मुतालबा किया कि कश्मीरियों को भारतीय फौज के जुल्म बर्बरियत से निजात दिलाई जाए और उनको हक़ खुद इरादियत दिया जाए। उधर यूनान में भी कश्मीर की आज़ादी की गूंज सुनाई दी। दारुल हुकूमत एथेंस में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से यूनान के पार्लियामेंट हाउस से लेकर भारत के सिफारत खाने तक इंसानी हाथों की जंजीर बनाई और अपना एहतजाज मुनफरिद अंदाज में रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन ने सुर्ख और सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें मजलूम कश्मीरी अवाम के हक में अंग्रेजी और यूनानी जबान में नारे दर्ज थे। एहतजाज का मकसद यूनान में मसला कश्मीर के बारे में आगाही उजागर करना और मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम से इजहार यकजहती करना था। आजादी के मतवालों के सामने भारत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। तहरीक हुर्रियत को नाकाम बनाने में नाकामी पर है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारत के गासिब लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्रा मर्मू ने इस्तीफा दे दिया।
इंतहा पसंद मोदी हार गया, हुर्रियत पसंद कश्मीरी जीत गए। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में तैनात काबिज भारत के गासिब नुमाइंदे की छुट्टी हो गई। तहरीक हुर्रियत को कुचलने में नाकामी पर गासिब लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इंतहा पसंद मोदी का गासिब नुमाइंदा हुर्रियत पसंदों के सामने 1 साल भी न टिक सका। जीसी मुर्मू ने काबिज इंतजामिया के गासिब नुमाइंदा लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर 31 अक्टूबर 2019 को हलफ उठाया था। तैनाती के दौरान जीसी मुर्मू ने सफाक भारतीय फौजियों को खुली छूट दिए रखी। सैकड़ों झूठे सर्च ऑपरेशंस में मजलूम कश्मीरियों का खून पानी की तरह बहाया गया, लेकिन जज्बा आजादी कम होने की बजाय पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गया और बिलाखिर गासिब लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस्तीफे की वजह बन गया। उधर सदर सेक्रेटेरिएट ने मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर कर दिया। और अब कोरोना का जिक्र करें तो मुल्क में वायरस की शिद्दत में कमी होने लगी। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 727 केसेस रिकॉर्ड हुए। कोरोना से मजीद 21 अफराद जान की बाजी हार गए। 2,56,058 अफराद ने वायरस को शिकस्त दे दी। एक्टिव केसेस की तादाद 19,770 रह गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के सेहतयाब अफराद की तादाद एक्टिव केसेस से ज्यादा है और ताहाल 2,56,058 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 19,770 रह गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 727 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 2,81,863 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 21 अफराद जाँ बहक हुए। वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 6,035 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 15,000 टेस्ट किए गए। मुल्क भर के 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात मौजूद हैं। इस वक्त मुल्क भर में 1,365 कोरोना मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मुल्क भर में कोरोना मरीजों के लिए 1,859 वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं, जबकि 149 कोरोना मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने वबाई अमराज में इजाफे को रोकने के लिए अवामी बेदारी मुहिम को तेज करने का फैसला कर लिया है। वफाकी वजीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत NCOC फोरम को बताया गया कि चूंकि मुल्क में कोरोना वायरस फैलने में वाज़े तौर पर कमी देखने में आई है, लेकिन आम तौर पर SOPs पर अमल दरामद करने के मामले में कमी देखने में आई है। अवामी मकामात पर मास्क और समाजी फासलों पर अमल दरामद के हवाले से बर वक्त इक़दामात लिए जाएं। मोहलिक बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई और इस बीमारी से मरवजा SOPs पर अमल दरामद करके ही इससे बचा जा सकता है। जून के वस्त में जब कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ गई और अस्पताल के ऊपर बोझ बढ़ गया तो हुकूमत ने अस्पतालों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए पूरे मुल्क में 2,150 ऑक्सीजन बेड्स को 31 जुलाई तक शामिल करने के लिए अमली इक़दामात शुरू किए। ताहम NCOC की खुसूसी टीमों के तमाम सूबों बशमूल आजाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान के दौरों के नतीजे में 2,850 ऑक्सीजन बेड्स को शामिल करने के लिए अमली जामा पहनाने की कोशिशें शुरू कर दी गयी। अब तक 2,608 नए ऑक्सीजन बेड्स को मुल्क भर के अस्पतालों में शामिल कर दिया गया है, जिसमें आजाद कश्मीर में 80, बलूचिस्तान में 264, गिलगित बल्दिस्तान में 100, खैबर पख्तूनख्वा में 400, पंजाब में 787, सिंध में 351 और इस्लामाबाद में 626 ऑक्सीजन बेड्स शामिल किए गए हैं, जबकि 242 मजीद नए ऑक्सीजन बेड्स शामिल करने के लिए काम जारी है। आलमी मंजरनामे पर बदलती सूरत हाल की बात करें तो आपको बताएंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में लाहौर के शायकीन कौमी क्रिकेट टीम की जीत के लिए पुरुमीद हैं। शहरी कहते हैं कि टीम की भरपूर तैयारी है और इंग्लिश टीम को शिकस्त देकर ही लौटेंगे। हमारी टीम ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है। इस दफा बड़ा जबरदस्त मैच खेलेंगे और बता देंगे इंग्लैंड को पाकिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह ताला ये कौम के लिए तोहफा होगा हमारी जीत और इंशाल्लाह हमारे लड़के फॉर्म्स में है, सबसे स्पेशली बाबर आजम जो है वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है, तो इंशाल्लाह ताला अच्छा रिजल्ट आएगा। पाकिस्तान जीतेगा, इन्होंने फतह मिलेगी। बाबर आजम बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, इंशाल्लाह ताला मैच जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। हमारे वो पुराने हरीफ हैं, हम उनसे लड़ते रहे हैं, मैच खेलते रहे हैं, हम उनके घर में जाके इंशाल्लाह जीत के आएंगे। इंशाल्लाह हमारी टीम जो परफॉर्मेंस दिखाएगी। तो माशाल्लाह काफ़ी दिन से उनका सारे मामला चल रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है, तो इंशाल्लाह ताला उनको ज़रूर हरा देंगे। बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो है ना जीत कर आएंगे वापस। सारे बिल्कुल तैयार हैं मैच खेलने के लिए। मैं यही दुआ करूँगा कि पाकिस्तान हमारा मैच जीते और हमारा नाम रोशन करे। पाकिस्तानी टीम से बड़ी उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह ताला अब इस दफ़ा लग रहा है कि इस दफ़ा पाकिस्तानी टीम जीतेगी। तर्जुमा दफ्तर खारजा आयशा फारूकी इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग दे रही हैं। In his message on Yom Istisal, Foreign Minister Qureshi underlined that the international community must do more and back its words with concrete action.
for the innocent Kashmiri people who have been subjected to arbitrary arrests, detentions, torture, corporal punishment, extrajudicial killings, digital lockdown, and a military siege in the occupied Jammu and Kashmir. For a large part of the global population to continue to have faith in international justice, it is imperative that India is held accountable for its unconscionable actions since 5th August 2019. Yesterday, on Pakistan's request, the UN Security Council, in its meeting, discussed the situation of Jammu and Kashmir for the third time in 1 year. The Security Council reaffirmed the validity of its resolutions that the final disposition of the Jammu and Kashmir dispute will be made through a free, fair and impartial plebiscite under the auspices of the United Nations. The UN Secretariat and UNMOGIP representatives briefed the Council members on the current situation in the occupied Jammu and Kashmir and confirmed that the overall situation remains tense. Human rights concerns were also expressed, particularly with regard to India's continued oppression as well as its attempts to change the demography of the Indian occupied Jammu and Kashmir. The need to strengthen UNMOGIP, which is facing challenges due to India's non-cooperation, was also underscored. We are grateful to all the members of the Security Council and especially China for their support in organizing the meeting in UNSC. The fact that on 3 occasions in 1 year, the Jammu and Kashmir issue has been discussed in the Security Council completely negates the failed Indian assertion that it is an internal matter of India. On Yawm-e-Istehsal yesterday, voices in support of the Kashmiri people rang across the globe, marking 1 year of the illegal action by India and the continued brutalization and disenfranchisement of the Kashmiri people. China, in its statement, underscored that Jammu and Kashmir is a dispute left over from history between Pakistan and India, and that was an objective fact established by the UN. The UN Security Council resolutions and bilateral agreements between Pakistan and India. Any unilateral change to the status quo is illegal and invalid, unquote. Turkey also reiterated that the dispute of Jammu and Kashmir should be resolved through dialogue within the framework of the UN Charter and the relevant UN Security Council resolutions. The OIC, in its statement, urged once again for abstention from changing the demographic composition of Jammu and Kashmir. खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएं कि झूठे दावे करने पर अमरीकी सदर ट्रंप को एक बार फिर सुबकी का सामना करना पड़ा। फेसबुक ने ट्रंप की कोरोना से मुतालिक वीडियो डिलीट कर दी। गलत मालूमात फराहम करने पर ट्विटर ने भी ट्रंप की मुहिम आर्जी तौर पर रोक दी है। नीम हकीम खतरा जान, झूठे दावे करने पर सदर ट्रंप को हजीमत उठाना पड़ी। फेसबुक ने ट्रंप की कोरोना से मुतालिक वीडियो डिलीट कर दी। ट्रंप ने दावा किया था कि बच्चे कोरोना के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत रखते हैं। ट्रंप व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में भी बयान का दिफा करते नजर आए। फेसबुक इंतजामिया के मुताबिक किसी सदर की पोस्ट डिलीट करने का यह पहला वाकया है, जबकि डॉक्टर बच्चों समेत तमाम उम्र के अफराद को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर देते हैं। ट्विटर ने भी कोरोना से मुतालिक गलत मालूमात फराहम करने पर ट्रंप की मुहिम आर्जी तौर पर रोक दी। दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा पर अमरीकी एटमी हमले को 75 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन इंसानी तारीख की बदतरीन तबाही की यादें आज भी ताजा हैं। जापान पर पहले अमरीकी जौहरी हमले को 75 बरस बीत गए। अमरीका ने 6 अगस्त 1945 के सुबह हिरोशिमा में इंसानी तारीख की बदतरीन तबाही मचाई। हिरोशिमा में मुनाकिद यादगारी तकरीब में मुतासरीन के रिश्तेदार और हुकूमती नुमाइंदगान ने शिरकत की। कोरोना के सबब तकरीब में आम अफराद की शिरकत पर पाबंदी आयद की गई। हिरोशिमा के एटम बम हमले की यादगारी सालाना तकरीब में हलाक अफराद की याद में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। अमरीका के पहले एटमी हमले ने जापान के शहर हिरोशिमा में 70,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। 9,700 पाउंड वजनी यूरेनियम बम ने 1 मील के दायरे में सब कुछ नेस्तो नाबूद कर दिया था। 3 रोज बाद 9 अगस्त को अमरीका ने जापान के एक और शहर नागासाकी पर दूसरा जौहरी बम गिराया। इस हमले में उसी वक्त 40,000 लोग मारे गए थे, जबकि ताबकारी से जख्मी या अपाहिज होने वाले हजारों लोग अगले 5 बरसों में चल बसे। 1950 तक नागासाकी में मरने वालों की तादाद 1,40,000 और हिरोशिमा में हलाकतों की तादाद 2 लाख तक जा पहुंची। एटमी हथियारों से इस कदर वसी तबाही इससे कबल हुई न बाद में इसकी कोई मिसाल सामने आई।
इस बर्बादी के बाद 14 अगस्त 1945 को जापान ने अपनी शिकस्त तस्लीम करके हथियार डाल दिए और दूसरी आलमी जंग अपने इख्तिताम को पहुंची। लेकिन 75 साल बाद भी एटमी हथियारों का खतरा दुनिया को लाहक है। ड्यूटी के साथ साथ शौक भी पूरा। ट्रैफिक पुलिस एहलकार के ढंग ही निराले। डांस करके ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले पुलिस एहलकार का स्टाइल लोगों को भाने लगा। ब्राजील में पुलिस एहलकार ने ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए माइकल जैक्सन का अंदाज अपना लिया। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच न्यूज।